हाँ जी स्टूडेंट, आज हम एसएससी क्लास 10th हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, मतलब कि ये ना हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ये पढ़नी चाहिए। हम ये जानेंगे, देखिए जो आज़ादी की सबसे पहले जो चिंगारी है मतलब कि वो यूरोप में लगी है ना। पहले राजा महाराजा के साथ शासन चला करता था, किसी ने सोचा ही नहीं था कि डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले जो आइडिया है वो यूरोप में, इसीलिए हम हमारी इंडिया में मतलब कि 10th क्लास हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है ना, उसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम मतलब कि यहाँ से थोड़ी सी इसकी स्टार्टिंग करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास तो एक फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने 1848 में एक मतलब कि एक पेंटिंग बनाई थी, वो आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी। ठीक है, उस पेंटिंग का जो नेम था दैट वाज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, उन्होंने इस ऐसे नेशन के लिए एक वो पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग में इन्होंने मतलब कि 4 कंट्रीज़ हैं जैसे हम बोलते हैं ना, उनको टैग किया था, उनको मेंशन किया था। वो जो बेसिकली 4 नेशन कौन सी थी? जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी और रशिया थी। ठीक है, उस पेंटिंग में उन्होंने बनाने की कोशिश की थी और वहाँ पे रिप्रेजेंट हमें करके दिखाया था कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पे, और उसके हाथ में एक टॉर्च पहनी पकड़ी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो सबको फ्रीडम का मतलब कि एक दिखा रही है ना, रास्ता दिखाना चाह रही है। टॉर्च मतलब कि वो सबको एक रोशनी दिखा रही है, और उसके एक हाथ में मैन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का जो मतलब कि एक दूसरे हाथ में ह्यूमन राइट्स का बैच पकड़ा हुआ है। इसके बिना वो आगे दिखा रहे हैं कि जो मतलब कि जो मोनार्की वहाँ का सिस्टम है ना, उनके जो ब्रोकन मुकुट हैं वो रास्ते में गिरे पड़े हैं। तो मतलब कि इन्होंने उनको एक सपना दिखाया था कि हम सभी लोगों को एक ऐसा सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक नेशन की सृजना करनी चाहिए जिसमें सब लोगों को इक्वालिटी मिले, सब लोगों को फ्रीडम मिले, जिसमें कोई भी मोनार्की सिस्टम ना हो, और रिपब्लिक एक सोशल मतलब कि नेशन बननी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है और यहीं से आगे लगनी शुरू हुई। तो क्या हुआ, हम ना इस चैप्टर में थोड़ा सा ट्विस्ट भी लेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कि 1789 में क्या हुआ कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम का किंगडम राजा महाराजा का शासन चल रहा था। लेकिन मतलब कि मोनार्की सिस्टम से जो लोग हैं वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। लोग क्यों हैप्पी नहीं थे? लोग सोचते थे यार राजा हर बार राजा के घर से बनता है, हम लोग राजा ही नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉमन पीपल थे वहाँ के, उन लोगों ने बोला कि भाई हम लोगों को तो डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, अब इन लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए और इन लोगों ने मतलब कि स्ट्राइक वगैरह आंदोलन करने शुरू कर दिए है ना। तो थोड़ा बहुत जो मोनार्की वहाँ का सिस्टम था उनको इन लोगों की भी बात रखनी पड़ी। तो इनके रेवोल्यूशन से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ। जो इस चैप्टर का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द मेजर चेंजेस मेड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला चेंज क्या हुआ कि मोनार्की से पावर ट्रांसफ़र होगी कॉमन पीपल में। आगे वो सारी की सारी पावर किसके पास होती थी? मोनार्की सिस्टम के पास होती थी, लेकिन अभी जो वो पावर है वो कॉमन पीपल के पास ट्रांसफ़र होगी। दूसरा, इन लोगों ने मतलब कि क्या किया, ये लोग अपना ही एक न्यू फ्लैग लिया है। उस फ्लैग में 3 कलर है। कितने कलर हैं? 3 कलर। कौन कौन से? ब्लू है, वाइट है, रेड है। कलर कौन कौन से हैं? ब्लू है, वाइट है और रेड है। थर्ड पॉइंट में फिर क्या हुआ, इन लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। फोर्थ पॉइंट, इन लोगों ने क्या किया, जब नेशनल फ्लैग आ गया तो इन लोगों ने बोला यार अकेले झंडे से हम क्या करेंगे, हम लोगों को हमारा जो एक नेशनल एंथम भी होना चाहिए। तो इन लोगों ने अपना नेशनल एंथम कंपोज किया और एक अपनी एक ओथ ली। ओथ का मतलब होता है कि शपथ ग्रहण, मतलब कि जो है इन्होंने अलग से वो अपनी बना के रख ली। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ना अपनी स्टेट इलेक्ट कर ली कॉमन पीपल ने। ठीक है, वहाँ पे जो कॉमन पीपल वो 3rd स्टेट में आ रहे थे। तो ये मेजोरिटी में होते हैं ऐसे लोग जो कॉमन होते हैं ना हर जगह में। तो इन लोगों ने अपनी एक कॉमन स्टेट बनाई और उसका जो नेम रख दिया, उसको रीनेम कर दिया इन लोगों ने नेशनल असेंबली। और इन लोगों ने बोला कि जो इंटरनल, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं उनको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। इन्होंने वो ड्यूटीज़ भी ख़त्म कर दी। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब कभी कभार एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक कोई सामान मंगवाना है या भेजना है तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, ये हम लोग पे नहीं करना चाहते। फिर इसके बिना इन लोगों ने बोला कि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है ना, ये सिर्फ हम लोग फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रखेंगे, हम ये पूरे यूरोप में फैलाएंगे और फ्रेंच आर्मी की हेल्प लेके ये मतलब जो आइडिया हम लोग फैलाना चाहेंगे। अब देखिए, जो वो लोग चाहते थे उनकी वो सारी की सारी डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनको खुश करने के लिए ना थोड़ा सा मतलब कि एक बहुत ही महान राजा नेपोलियन, इसकी हिस्ट्री आप जरूर पढ़ना बच्चे। ठीक है, 10th क्लास के सिलेबस से थोड़ा सा अलग होकर इसकी हिस्ट्री पढ़ने की आप कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो नेपोलियन राजा था ना, ये बहुत ही ग्रेट किंग था, मतलब ठीक है। ये इसका जो किंगडम रहा वो 1799 से लेकर 1815 तक रहा, मतलब कि 16 ईयर तक इसने टोटल शासन किया। देखिए थोड़ा सा डेट को रिवाइज कर लो अभी तक। सबसे पहले जो वो पेंटिंग बनी थी वो बनी थी 1848 में। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में।
ये डेट बाद में परेशान करेंगे, इसलिए अभी अभी रिवाइज करते जा रहे हैं। फिर 1789 के बाद नेपोलियन किंग बना 1799 में, ठीक है, और 1815 तक इसका शासन चला 16 ईयर तक, ठीक है। तो जब ये राजा बना था ना, तो इसे ये थोड़ा सा एक मतलब कि एक एक्ट लेके आया, जिसको हम एक्ट बोल सकते हैं, जिसको बोला जाता है सिविल कोड ऑफ 1804 में वो एक्ट पास हुआ था। तो इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। नेपोलियन कोड क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, तो नेपोलियन कोड ही बोलेंगे, मेरा नाम थोड़ा है यहाँ पे। तो चलिए, इस कोड में क्या क्या चेंजेस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्या था, इसने बोला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी लोग जो कानून की नज़रों में बराबर रहेंगे, जो आजकल चलता है। राइट टू प्रॉपर्टी, हर एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, उसका अपना एक राइट होगा, कोई दूसरा बंदा लड़ झगड़ के उससे प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता सिवाय गवर्नमेंट के। थर्ड पॉइंट क्या था, फ्यूडल सिस्टम वाज एबोलिश्ड, जो फ्यूडल सिस्टम था ना, इन लोगों ने, नेपोलियन ने वो भी खत्म कर दिया। व्हाट डू मीन बाय फ्यूडल सिस्टम? फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि जो अपर कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो लोअर कैटेगरी से अपना काम करवाते हैं, मजबूरी में लोअर सेक्शन को अपर सेक्शन के लोगों की सेवा वगैरह करनी पड़ती है, तो नेपोलियन ने ये बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सेफडम, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट दोनों सेम है। पीसेंट्स होते फार्मर्स, तो फार्मर भी क्या हुआ करते थे, जो मतलब कि ये जो लोग होते थे ना, उस टाइम पे उन्होंने मतलब कि इन लोगों की वो सेवा वगैरह करते रहते थे, इनको अनाज वगैरह, ठीक है। तो ये सिस्टम भी बंद कर दिया। फ्यूडल सिस्टम में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे पहले राजा महाराजा ऊपर रहेंगे, उसके बाद सेकंड कैटेगरी के लोग, थर्ड कैटेगरी के लोग, कॉमन पीपल, पीसेंट वगैरह, तो ये जो चीज़ें वो बंद कर दी। फिर जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी वो भी रिमूव कर दी गई। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, मर्चेंट लोग होते हैं, इनको फ्री कर दिए, ये दूसरे स्टेट्स में जाके अपना बिजनेस वगैरह काम वगैरह कर सकते हैं। लेकिन नेपोलियन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या था कि उसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर दिया। तो ये चेंजेस थे जो नेपोलियन हमारा मतलब कि द ग्रेट किंग लेके आया। लेकिन हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो अगर इसने कुछ अच्छा किया ना, तो थोड़े से ड्रॉबैक्स भी थे, तो ड्रॉबैक भी देख लेते हैं क्या क्या थे। ड्रॉबैक में नेपोलियन, देखिए, जब उसने ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है, मतलब कि उसने रोड वगैरह अच्छे से बनवानी है, तो रोड कैसे बनेंगे? तो नेपोलियन के जो ड्रॉबैक्स थे वो सबसे पहला क्या था कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसने इंप्रूव किया, वो कैसे इंप्रूव कर दिया, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए ना, वो पैसा कहाँ से आया? इसने आते ही टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिया। फिर एक सेंसरशिप ले आया। अब सेंसरशिप का मतलब क्या आता है कि कोई भी बंदा गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। नेपोलियन के खिलाफ कोई भी बंदा न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, मैगजीन में कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसने, देखिए, नेपोलियन एक बहुत ग्रेट किंग था, मतलब ये बहुत बड़ा राजा था। राजा बड़ा कब होता है? जब उसके पास बड़ी फौज होती है, ठीक है। अपने इरादों के बिना उसके पास फौज का होना भी लाजमी है। अब उसके पास इतनी बड़ी फौज थी, ठीक है, तो वो फौज कहाँ से आती थी? क्योंकि वो लोगों को ना, फ्रांस के लोगों को वो थोड़ा सा मतलब कि यूरोप के लोगों को परेशान करता था कि आप फोर्सफुली मतलब कि फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। तो ये जो 3-4 है उसके ड्रॉबैक्स रहे। अच्छा, लेकिन ना थोड़ा बहुत नेपोलियन की बहादुरी का किस्सा अगर मैं बोल ही रहा हूँ, तो वो देश के बारे में सुन लेते हैं जिनको नेपोलियन ने बड़ी बहादुरी के साथ जीता था, ठीक है, जिनके ऊपर विजय प्राप्त की थी नेपोलियन ने। वेरी फर्स्ट के जो कंट्री, दैट इज डेनमार्क, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया और भी बहुत सारे देश हैं जिनके ऊपर नेपोलियन ने बड़ी आसानी से और बड़ी बहादुरी के साथ मतलब कि इन देशों को उसने जीत लिया था। अब ना, लेकिन अभी हम इस टॉपिक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप में एक्चुअल में माहौल कैसा था, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि नेपोलियन जैसे राजा की वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, लोग खुश थे, दुखी थे, लोग क्यों खुश दुखी नहीं थे, और वहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा था, इस वीडियो में हम ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अभी हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1750 मीन से मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 1750 से लेके 1815 तक, जहाँ जब तक नेपोलियन का किंगडम चल रहा था, उस टाइम में हम जानेंगे कि यूरोप में सोशल डिवीज़न कैसा था, सोसाइटी डिवीज़न कैसी थी। देखिए 1750 में क्या था, वहाँ पे ना कभी भी किसी यूरोप में कभी भी किसी भी कम्युनिटी ने, किसी भी तरह के लोगों ने नेशन स्टेट के बारे में कभी आवाज़ उठाई ही नहीं थी कि उन्हें नेशन स्टेट चाहिए। अब सबसे पहले नेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। नेशन स्टेट का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। नेशन स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पर रहने वाले लोग कॉमन लैंग्वेज को शेयर करते हैं, कॉमन हिस्ट्री को शेयर करेंगे, उनके पास कॉमन कल्चर होगी, उनकी जो गवर्नमेंट है वो विद एग्रीमेंट आएगी, है ना, जैसे आजकल हर एक जगह पे, हर एक देश में, हर एक स्टेट में चल रहा है। तो उस टाइम पे ना कभी भी नेशन स्टेट होती ही नहीं थी यूरोप में। लेकिन वो क्यों नहीं होती थी, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पे डाइवर्सिटी ही इतनी ज़्यादा थी ना। अब जैसे कि यूरोप में एग्जांपल के तौर पे फ्रेंच स्पीकर भी थे, इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी थे और जर्मन स्पीकर भी थे। तो मतलब कि वहाँ पे हब्सबर्ग का एम्पायर चल रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे जब इतने लोग डिफरेंट लैंग्वेज वाले हैं ना, तो किसी के माइंड में आएगा भी नहीं यार कि हम लोगों को एक ऐसी नेशन स्टेट नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो लेकिन हुआ क्या
1750 की बात चल रही है। इस टाइम पे ना जो यूरोप है वो स्टार्टिंग में पहले 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइडेड था। लेटर ऑन इसके बाद वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब वो पहले वाली 2 कैटेगरीज कौन सी थी? वेरी फर्स्ट कैटेगरी थी एरिस्टोक्रेसी, सेकंड कैटेगरी थी पीजेंट्री, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? ये ना बहुत ही रईस लोग होते हैं, जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जैसे कि हमारे देश में है, ठीक है, अंबानी अडानी वगैरह। तो उस टाइम पे अरिस्टोक्रेसी टाइप लोग कौन से होते थे? इसमें लोग होते थे जो लैंड ओनिंग सिस्टम, इनके पास ही ज़मीनें वगैरह होती थी, बेसिकली यही लोग लीड करते थे, ठीक है। और जो ये लोग फ्रेंच स्पीकर होते थे, मतलब कि लैंग्वेज फ्रेंच बोलते थे ये, और ये लोग काफ़ी स्मॉल ग्रुप्स में होते थे। जैसे हमारे इंडिया में अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग बहुत कम गिनती के हैं ना, इनके जैसे लोग। तो ये लोग कनेक्टेड बाय मैरिजेस, इनका जो रिलेशन है वो मैरिज के साथ बनते थे। और ये कॉमन वे ऑफ लाइफ, इन सब लोगों के लाइफ जीने का तरीका सेम ही होता था, सबका तरीका मतलब कि अमीर रईस होता था। जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ पीजेंट्री। पीजेंट्री लोग कौन है? जो इनके लिए काम करते हैं, मतलब कि ये लोग मेजोरिटी में है, क्योंकि ये लोग बहुत कम है तो ज़्यादातर लोग यही होंगे, हर देश में ऐसे ही चलता है। और ये लोग एरिस्टोक्रेसी लोगों की ज़मीन वगैरह उसका ख्याल वगैरह रखा करते, वहाँ पे जाके काम करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से ना, मतलब कि जो यूरोप में इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी शुरू होगी। जब इंडस्ट्री की ग्रोथ आनी शुरू होती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, तो इन लोगों का थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो गया, लेकिन यहाँ तक तो वो कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो जब इनसे थोड़े से अमीर लोग आ गए, उनको बोला गया मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोग क्या थे? इनमें टीचर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, एडवोकेट आते हैं, लॉयर आते हैं, ठीक है, और एजुकेटेड पीपल आते हैं। तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, इन्होंने तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज करके रख दिया। इन लोगों के दिमाग में 2 तरह का आइडिया है। ये लोग बोले कि तो हम लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए। अब व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन? मैंने अभी तो बताया कि कॉम्बिनेशन, हम इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर, एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये लोग बोले तो हम लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए, और दूसरी बात हम लोगों को लिबरल नेशनलिज्म चाहिए। अब नई समस्या खड़ी होगी कि व्हाट डू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म। देखिए, लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। लिबरल नेशनलिज्म एक ऐसा नेशन होता है जिसमें लोगों को फ्रीडम मिलती है, सब लोगों को इक्वालिटी मिलती है, गवर्नमेंट विद पीपल एग्रीमेंट आती है, जिसमें ऑटोक्रेसी रूल नहीं होता। ऑटोक्रेसी रूल का मतलब क्या होता है कि 1 मैन आर्मी, वहाँ पे 1 मैन रूल नहीं होगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप वहाँ पे नहीं होगी, और जिसमें क्लैरिकल प्रिविलेजेस सिस्टम बंद हो जाएगा। अब क्लैरिकल प्रिविलेजेस सिस्टम में क्या होता है कि देखिए, जो चर्च में जो पोप टाइप लोग होते हैं ना, ये लोग हमेशा से अमीरों वाला ही रहना सहना पसंद करते हैं, ठीक है, चाहे देश में जंग लगी हो, लोग भूख से मर रहे हो, लेकिन ये लोग हमेशा अपना आराम से अमीरी से रहेंगे। तो लिबरल नेशनलिज्म इसको भी बंद किया जाता है। वो बोलते हैं कि ये लोग भी कॉमन पीपल की तरह ही, इनको जो लाइफस्टाइल है वो मिलना चाहिए। और लिबरल नेशनलिज्म में और क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करे और उसको फॉलो कर रही हो, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लोगों ने फाइनली डिमांड की कि एक तो हमें कॉमन नेशन दो और एक हमें लिबरल नेशन दो, ठीक है। लेकिन जब ये लोगों की डिमांड चल रही थी ना, तो कुछ बातें इनकी माननी शुरू हुई, तो वहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम थी कि अब गवर्नमेंट के लिए जो लोगों को वोटिंग के लिए अलाउ हैं, वही लोग अलाउ हैं जो 21+ एज के हैं। और लेकिन जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक अभी भी जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थे ना, वो कंटिन्यू थे, वो बैरियर चलते आ रही थी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ। कस्टम यूनियन कब फॉर्म हुआ? ये 1 जनवरी 1834 में। कब फॉर्म हुआ? ये 1 जनवरी 1834 में, ठीक है। क्या फॉर्म हुआ था यहाँ पे? कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था, ठीक है। और इस सिस्टम को हम लोग जो लीड किया दैट इज ज़ोल्वरीन ने, ठीक है। अब ज़ोल्वरीन के थ्रू ये सिस्टम चल रहा था। स्टार्टिंग में इस सिस्टम की, इस यूनियन की जो स्टार्टिंग हुई वो पर्शिया से स्टार्टिंग हुई, लेकिन इसके बाद और बहुत सारी जर्मन स्टेट में इस यूनियन को अप्लाई कर दिया गया। तो इसको अप्लाई करने के बाद हमें ये वाला जो बैरियर है इसका रिजल्ट मिल गया। तो क्या बेनिफिट हुआ? जो ट्रेड बैरियर थे वो एबोलिश, वो ख़त्म कर दिए गए। और जो यूरोप में ना उस टाइम पे 30 करेंसी चल रही थी, यार कोई सोच भी नहीं सकता 30 तरह की करेंसी, ठीक है। तो 30 करेंसीज को कम करके वहाँ पे 2 करेंसी रह गई ओनली, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग मत होना, हमने कब तक पढ़ना था? हमने 1750 से लेके 1815 तक पढ़ना था। लेकिन ये जो कस्टम यूनियन है ये कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 1834 में, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब कि ये जो टॉपिक है ये साथ ही चल रहा था, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे नेपोलियन के टाइम पे, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे हालातों में ना, तो वो लोग मतलब कि सभी लोग परेशान थे, यार कोई अच्छा सा राजा मिल जाए जिससे हमारी डिमांड थोड़ी बहुत ही फुलफिल हो सके, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग वापस आते हैं नेपोलियन के ऊपर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? अब
जो हमारा नया टॉपिक है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बैटल ऑफ वाटरलू। इसको बैटल ऑफ वाटरलू भी बोलते हैं। इस मतलब की लड़ाई में ना जो नेपोलियन था वो मारा गया, ठीक है। क्या हुआ, नेपोलियन अकेला खड़ा था, इसके ऊपर हमला किया 4 देशों ने, 4 यूरोपियन स्टेट्स ने, जर्मन स्टेट्स ने, ठीक है। कौन कौन सी थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। इन चारों ने नेपोलियन के ऊपर हमला किया, नेपोलियन ने इनके ऊपर हमला किया, लेकिन फाइनली नेपोलियन जो है वो हार गया और उसकी डेथ होगी इस लड़ाई झगड़े में। और इस युद्ध को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। कब हुई थी, 1815 में। और नेपोलियन डेड हो गया फाइनली। रिजल्ट क्या निकला इस वॉर का, रिजल्ट क्या हुआ, नेपोलियन डेड हो गया 1815 में। अब क्या हुआ, नेपोलियन की डेथ के बाद, नेपोलियन के डेड होने के बाद, उसकी डेथ के बाद जो मतलब कि फ्रांस था ना वो बिना राजा के रह गया, ठीक है। अब फ्रांस में कोई ना कोई राजा तो आएगा राज करने के लिए। अब कौन आएगा, उसको मारने वाले 4 लोग हैं, तो इन लोगों ने आपस में मिल बांट के उसको खाना है। तो इन लोगों ने अब आगे क्या किया, इसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।